हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व भी करूंगा। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर राइट किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एलोरा आया है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर की गुफा मानी जाती है। एलोरा की सबसे विशेषता और भी बढ़ जाती है जब कैलाश मंदिर की बात होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा संख्या में स्थित है। तो एलोरा की जो गुफा है यहाँ पर 34 गुफाएं अर्थात 34 गुफाएं देखने को मिलती हैं और इसमें जो 16 नंबर की गुफा है वो कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे फेमस ये मंदिर मानी जाती है, जो कि भगवान शिव से रिलेटेड है। यह कैलाश मंदिर को पहाड़ों को काट कर पहाड़ों को तराश कर निर्मित किया गया है, जो कि आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। यहाँ पर आप लोगों को और भी बताना चाहते हैं कि जो एलोरा की कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि युक्त कल्पतरु तथा समरांगण सूत्रधार ग्रंथ है और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत हैं। शिल्प शास्त्र, चित्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र या नीति शास्त्र। आप लोगों को ये बताना है कि युक्त कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार ये जो ग्रंथ है कि इसमें किससे रिलेटेड बातों को पिरोया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, वास्तुशास्त्र। युक्त कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार ये जो ग्रंथ है यह वास्तुशास्त्र अर्थात इमारतें बनाने की जो कलाएं होती हैं इसी को हम वास्तुशास्त्र या स्थापत्य कला के अंतर्गत रखते हैं। युक्त कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार ग्रंथ के लेखक कौन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि युक्त कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं ये परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज के द्वारा यह निर्मित किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना किए थे वो दंती दुर्ग ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। दंती दुर्ग कौन थे? दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करते हैं और इनको पराजित करने के बाद राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी यही दंती दुर्ग द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने से पूर्व किस शासक को या किस वंश के शासक को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कीर्तिवर्मन थे ये चालुक्य वंश के शासक थे और इन्हीं को कीर्तिवर्मन को दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा संख्या 32 किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि गुफा संख्या जो 32 है वो किस धर्म से संबंधित है। आप लोगों को बताना है और इसके पूर्व भी मैंने उल्लेख किया कि एलोरा में कुल गुफाओं की जो संख्या है वो 34 है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि कितने नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, कितने नंबर की गुफा जो है वो ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित है और कितने संख्या की जो गुफा हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जैन धर्म। यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं कि एलोरा की जो कुल गुफाओं की संख्या 34 है, इसमें 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और जो 13 से
29 तक जो गुफा संख्या है वो ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जो गुफाएं की संख्या है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि 32 नंबर की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है। तो 32 नंबर की जो गुफा आएगी वो 30 से 34 के बीच में आएगी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो एलोरा की उत्तरी छोर पर जो गुफाएं निर्मित की गई हैं वो किस धर्म से संबंधित है। तो जो उत्तरी छोर पर एलोरा से जो गुफाएं निर्मित की गई हैं वो जैन धर्म से ही रिलेटेड की गई हैं, और यही जो गुफाएं हैं 30 से लेकर 34 तक वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर इसकी और भी विशेषता और भी बढ़ जाती है जब 32 नंबर की गुफा की बात की जाती है। यह 32 नंबर की जो गुफा है वो इंद्र सभा गुफा के नाम से विख्यात है। 33 नंबर की जो गुफा है वो जगन्नाथ गुफा के नाम से विख्यात है। इन सब बातों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोलाज प्लेट की स्थापना किसने की थी। आप लोगों के समाज 4 विकल्प दिए गए हैं, कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण, सनतकर और अनुपम सूद। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले भारत में जो कोलाज प्लेट की स्थापना किए थे वो कमल कृष्ण ने किया था। इन्होंने कोलाज प्लेट जो कि बहुत ही फेमस प्रिंट मेकिंग की अच्छी टेक्निक मानी जाती है, और इन्होंने इंटेग्लियो पद्धति के द्वारा इन्होंने अम्लांकन में जो छपाई किए थे ये बहुत ही शुमार है। यहाँ पर कमल कृष्ण आए हुए हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कमल कृष्ण जो थे ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार हुए, और इनका जन्म जो होता है वो 3 जनवरी 1910 ईस्वी को मांटगोमरी पंजाब में हुआ था। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने प्रथम भारतीय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, आर्ट इन इंडस्ट्री। यह संस्था है जो कि भारत में प्रथम भारतीय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन की थी। दोस्तों यह प्रतियोगिता और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है भारतीय दृष्टिकोण से जब इस प्रतियोगिता में भारत के प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल ने प्रथम बार प्रतियोगिता में भाग लिया, और प्रथम बार इसी प्रतियोगिता में इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सतीश गुजराल जो कि अभी पूर्व में इनका निधन हुआ है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को समाहित करता रहूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पीएचडी के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है कि आर्ट इन इंडस्ट्री इस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बर्मा कंपनी ने इस संस्था की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और यह मंदिर किस शासक ने बनवाया था ये भी बहुत ही उल्लेखनीय है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है ये परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज के द्वारा निर्मित कराया गया था चित्तौड़गढ़ में। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतीश गुजराल ने चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। दोस्तों सतीश गुजराल आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो प्रारंभिक शिक्षा अपनी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने प्राप्त किया था, परंतु इन्होंने चित्रकला में जो डिप्लोमा प्राप्त किया था वो कहाँ से किया था ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इन्होंने चित्रकला में जो 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया था वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किए थे। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो सतीश गुजराल हैं इनका जो जन्म होता है वो 1925 ईस्वी में इनका झेलम पंजाब में इनका जन्म होता है, और ये भारत के बहुत ही फेमस भित्ति चित्रकारों की श्रृंखला में जाने जाते हैं।
साथ ही साथ यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका पूर्व में निधन हुआ है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जो 5 वर्ष का कला का जो कोर्स था ये तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से किए थे, जो कि उसका टाइम पीरियड अगर पुटअप किया जाए तो 1939 से 1944 तक इन्होंने 5 वर्ष का जो कोर्स किया था कला का, वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। परंतु अगर चित्रकला की बात की जाए तो इन्होंने 3 वर्ष का जो चित्रकला का डिप्लोमा किया था वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि पाल शैली जो थी, बंगाल में जो पाल शैली का उत्थान होता है और इसी पाल शैली में हमें सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत का उद्भव दिखाई देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के प्रारंभ की गुफा संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ये भी जो अजंता की गुफाएं हैं वो विश्वविख्यात अपनी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसके प्रारंभिक गुफाओं की संख्या की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुफा संख्या 9 हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिलिप मेंस जाने जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं फिलिप मेंस, आप लोगों के समझ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। फिलिप मेंस जो हैं एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी विशेषता तब और भी उल्लेखनीय हो जाती है जब इन्होंने ग्राफिक डिजाइन के प्रसिद्ध कलाकार हैं और इन्होंने ग्राफिक की परिभाषा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिजाइन में दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलिप मेंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फिलिप मेंस कौन है, अक्सर एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है। तो फिलिप मेंस जो हो जाएंगे वो कला इतिहासकार के रूप में काफ़ी विशेषज्ञ हैं और इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिजाइन है। इसमें इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की काफ़ी परिभाषाएं इन्होंने उल्लेखित किया था, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेम्ब्रा ने ग्राफिक कलाओं के लिए लगभग कितने प्लेट तैयार किए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1st हो जाएगा। रेम्ब्रा जो कि बहुत ही फेमस कलाकार के साथ साथ प्रसिद्ध छापा कलाकार के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किए थे और इन्होंने अपनी छपाई के लिए लगभग 300 प्लेटों का निर्माण किए थे। ये बहुत ही उल्लेखनीय क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेम्ब्रा आए हुए हैं तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि रेम्ब्रा जो थे इनका जो जन्म होता है वो 15 जुलाई 1607 ईस्वी में लाइडन जो कि हालैंड में है वहाँ पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो होती है 1669 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ये बहुत ही फेमस कलाकार थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1st हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1st हो जाएगा, ग्रीक भाषा। ग्रीक को हम लोग यूनानी भाषा भी कहते हैं। तो ये जो ग्राफिक है ये अंग्रेजी शब्द है और आप लोगों को बताना है कि ये ग्राफिक शब्द है किससे उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो ग्राफिक है यूनानी भाषा के शब्द ग्राफिकास से हुई थी और ग्राफिकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लिखना या रेखा चित्र बनाना होता है और इसी से ग्राफिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1st हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप का विश्लेषण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा नेशनल फ्लैग है और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही उल्लेखनीय है। जैसा कि क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के
रूप रंग का विश्लेषण किया था? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, पिंगली और सरदार पटेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो संविधान सभा थी उसमें रूप रंग का जो विश्लेषण किए थे, ये डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो रंग हैं उनके बारे में विश्लेषण करके उल्लेख दिया था कि केसरिया रंग का तात्पर्य क्या है, हरे रंग का तात्पर्य क्या है, सफ़ेद रंग का तात्पर्य क्या है और नेवी ब्लू रंग का तात्पर्य क्या है। ये सारे बातों को उन्होंने ही विश्लेषण किया था। यहाँ पर नेशनल फ्लैग के डिजाइनिंग की बात नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप रंग का विश्लेषण के बारे में जो संविधान सभा में जो बात रखी थी वो भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रखी गई थी। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हमारे नेशनल फ्लैग में कुल कितने रंग हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी खास टाइप का पूरा सेट कहलाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग नेट जीआरएफ के जो भी अभी एग्जाम हुए थे उसमें आप लोगों ने बहुत देखे, ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समझ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी खास टाइप का पूरा सेट क्या कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉन्ट। 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फॉन्ट होते हैं तरह तरह के ये पूरे सेट होते हैं किसी भी टाइप को निर्माण करने के लिए। ये टाइपों की एक पूरी सेट होती है, पूरी एक श्रृंखला होती है और इस खास टाइप का जो पूरा सेट होता है उसी को हम लोग फॉन्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहते हैं कि जैसे हिंदी की जो कि पूर्व में जो फॉन्ट बहुत ही लोकप्रिय थी, कुर्ती देव, जो कि बहुत ही लोकप्रिय थी, परंतु जैसे ही मंगल फॉन्ट आया उससे अच्छी टाइपिंग हमारी मंगल फॉन्ट पे होती है जो कि देखने में भी सुंदर होती है। इसी के अनुसार समय समय पर फॉन्टों का विकास होता है और इस फॉन्टों के माध्यम से ये पूरा सेट इनका तैयार होता है और इसीलिए आप लोगों के समझ ये क्वेश्चन रखा गया था कि किसी खास टाइप का पूरा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, तो वो फॉन्ट कहलाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम घनवादी कलाकार थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मैं जानता हूं, परंतु रिवीजन कराना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नए कलाकार इस एग्जाम में बैठेंगे उनको भी ये सब बातें समझ में आनी चाहिए और आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। तो भारत के प्रथम घनवादी कलाकार जो थे वो गगनेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू और फारसी दोनों कलाओं की विशेष उन्नति किस मुगल दरबार में हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आप लोगों के समझ जो भी 4 ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, अकबर। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अकबर के दरबार में तमाम उल्लेखनीय उच्च कोटि के कलाकार हमें प्राप्त होते हैं और अकबर एक ऐसे मुगल शासक हुए थे जिनमें धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही अधिक थी और यही कारण था कि अकबर ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। अकबर एक ऐसे मुगल शासक हुए जिनके बारे में अबुल फजल भी लिखते हैं कि जो शासक थे अर्थात जो बादशाह अकबर थे, इनके दरबार में प्रति सप्ताह चित्रकारों की उत्कृष्ट कृतियां इनके सामने प्रस्तुत की जाती थी और जब बादशाह इन कृतियों को देखते थे तो उन चित्रकारों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको पारितोषिक अर्थात इनाम भी उनको देते थे। यही कारण था कि बादशाह के दरबार में उच्च कोटि के शीर्षस्थ कलाकार देखने को मिलते हैं और अक्सर एग्जाम में पुटअप किया जाता है कि अकबर के दरबार में कितने चित्रकार थे,
तो कम से कम इनके दरबार में उच्च कोटि के जो कलाकार थे वो 100 थे और छोटे कलाकारों की तो अनगिनत संख्या थी, क्योंकि इनके दरबार में ये दृष्टि से कलाकार कार्य करते थे क्योंकि सभी कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, अपने वर्चस्व को दिखाने का मौका मिलता था और वो उनमें काफ़ी अपनी टेक्निक में उन्नति करते थे। जैसे कि बादशाह के पास अपनी प्रतियोगिताओं को प्रस्तुत करने का उनको मौका मिलता था, इसीलिए वो लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे इस प्रतियोगिता में और प्रति सप्ताह बादशाह के सामने उच्च कोटि की प्रतियोगिता होती थी। दोस्तों, अकबर धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप इनके दरबार में जो हिंदू और फारसी दोनों कलाओं का जो विशेष उन्नति भी होती है और इसी का कारण था कि अकबर के समय में दोनों कलाओं के सम्मिश्रण से जो एक नवीन भारतीय कला का जो उद्भव हुआ था वो अकबर के समय में हुआ था। इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हुए थे और इनके दरबार में जो कला की जो उन्नति हुई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि से मानी जाती है और अकबर ने चित्रकला को बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुटअप किया जा रहा है कि कुल कितने सदस्य थे। आप लोगों को बताना है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 35 थी, जिसमें से 30 अंग्रेजी के लोग थे और 5 जो थे वो भारतीय लोग थे। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुबोध गुप्ता जो है एक भारत के प्रसिद्ध कंटेम्प्रेरी अर्थात समकालीन कलाकारों में बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार हैं और इनको बताना है आप लोगों को कि सुबोध गुप्ता किस रूप में काफ़ी विख्यात माने जाते हैं। मूर्तिकार के रूप में या भित्ति कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में या छापा कलाकार के रूप में। तो दोस्तों, सुबोध गुप्ता जो थे इनकी जो ख्याति है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने तो तमाम माध्यमों में कार्य किया है, चित्रकारी में भी काम किया है, प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है, इंस्टॉलेशन में भी काम किया है, परंतु सुबोध गुप्ता अपनी मूर्तिकारियों के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं। सुबोध गुप्ता का जो जन्म होता है वो 1964 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनकी बहुत ही फेमस कृतियाँ देखने को मिलती हैं। इनकी प्रसिद्ध पत्नी भारती खेर हैं, इनकी बातों को भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1st हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अष्टभुजी विष्णु की मूर्तियाँ किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टभुजी जो विष्णु की मूर्तियाँ हैं वो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने ग्राम्य जीवन को आधुनिक प्रणाली से चित्रित किया था। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा था। तमाम कैंडिडेटों ने अच्छा प्रयास किया और काफ़ी लोगों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd यामिनी राय। यामिनी राय ने जो लोक कलाओं से प्रभावित होकर जो ग्राम जीवन को आधुनिक प्रणाली से चित्रित किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अपने क्वेश्चन को राइट कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चामुंड रागमाला किसके द्वारा चित्रित है। दोस्तों, बहुत ही फेमस है ये मेवाड़ की चामुंड रागमाला, बहुत ही फेमस है, जो कि यह एक प्रसिद्ध पांडुलिपि है जो कि 1605 ईस्वी में इसको किसने चित्रित किया था। तो यह प्रसिद्ध कलाकार जो थे निसार दीन के द्वारा यह पांडुलिपि को तैयार किया गया था। ये जो चामुंड रागमाला है वर्तमान में गोपी कृष्ण कनोरिया जो कोलकाता में संग्रहालय है वहाँ पर यह सुरक्षित है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप ऑफ यूरोपा किसकी प्रसिद्ध कृति है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीटर पॉल रूबेंस हो जाएगा। 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पीटर पॉल रूबेंस आए हुए हैं जो कि बहुत ही फेमस बरोक शैली के कलाकारों में से इनकी विशेषता मानी जाती है। आप लोगों को बताना है कि ये जो पीटर पॉल रूबेंस थे इनकी सर्वोत्तम कृति कौन सी मानी जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि पीटर पॉल रूबेंस जो थे इनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है रेप ऑफ यूरोपा, जिन्होंने अपनी मृत्यु के 10 वर्ष पूर्व इस कलाकृति का निर्माण किए थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि पीटर पॉल रूबेंस का जो जन्म होता है वो 1577 ईस्वी में इनका जन्म सीगेन में अर्थात जर्मनी में इनका जन्म होता था, वेस्टफोलिया में जो कि जर्मनी में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु होती है इनकी मृत्यु जो होती है वो 1640 ईस्वी में होती है, ध्यान दीजिएगा। और अपनी मृत्यु के 10 वर्ष पूर्व अर्थात रेप ऑफ यूरोपा का जो निर्माण इन्होंने किया था वो 1630 ईस्वी में किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। आप लोगों को यहाँ पर जानने वाली बात है कि भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की जब स्थापना होती है वो 1822 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, परंतु मद्रास प्रेसिडेंसी में लिथोग्राफी प्रेस की जो स्थापना होती है वो 1830 ईस्वी में होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी। इन सभी बातों को, टर्म ऑफ कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। तो भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की जो स्थापना होती है वो कोलकाता में होती है, और कब होती है तो 1822 ईस्वी में होती है। तो 24 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिपुजे किसे कहते हैं। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है। रिपुजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल चित्र, उभारदार चित्र, प्रतिकृति या बस्ट प्रतिमा। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, प्रयास करिए। आप लोगों के रिक्वेस्ट थे कि आप 25 क्वेश्चनों का सेट तैयार करिए। मैंने इस बार 25 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। आप लोग अधिक से अधिक वॉच करिए, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाए तो उसका आंसर भी आप लोग दीजिए, जिससे मैं भी प्रोत्साहित हूँ और आप लोगों की तैयारी को मैं देख सकूँ। और इसी के साथ आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर मुझसे कोई बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पे सॉल्व करें। मैं सभी कैंडिडेटों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पे, आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करें। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।